नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कांता भारती द्वारा लिखा उपन्यास रेत की मछली भाग 3। नहीं, आप साहित्यकार हैं। साहित्यकार समाज के ही एक सदस्य हैं। आपका दायित्व हम सब साहित्यकार मिलकर निभाएंगे। शोभन स्तब्ध होकर बैठ गए। कमरे में मनहूसियत की घुटन भर गई। ऐसा लगने लगा कि शोभन की सांस घुट रही है। मीनल चुपचाप उठकर अंदर चली गई और शोभन पत्थर की मूर्ति की तरह जमकर बैठे रहे। शशिकांत जी ने स्थिति हो पहचाना। हाथ बढ़ाकर शोभन के कंधे पर रख दिया और सांत्वना देते हुए से बोले, शोभन, तुम क्या जिम्मेदारी से भागोगे? सोचो शोभन। कमरे में फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शोभन ने जैसे अपने साहस को समेटा और कहा, ठीक है शशिकांत जी, आप मेरे बड़े हैं और मुझे यह आदेश दे सकते हैं। मैं इनकार भी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मेरी भी माननी होगी। बच्ची मैं अदालत के जरिए ही लूंगा। स्टाम्प पेपर पर लिखकर समझौता होगा। बाकी सब कैसे होगा आप सोच लीजिए। मुझे भी सोचने के लिए कुछ समय तो आपको देना ही होगा। वकील से सलाह करूंगा, फिर जैसा आप ठीक समझेंगे वैसा ही हो जाएगा। शशिकांत जी ने स्नेह से उनके कंधे दबाए और आभार प्रकट किया। शंकर भाई थोड़े क्षुब्ध जरूर थे, लेकिन वे भी शांत हो गए थे। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद शशिकांत जी उठ खड़े हुए। दरवाजे तक आते आते उन्होंने कहा, बुरा मत मानना शोभन की इतनी रात गए तकलीफ दी। तुम्हारे यहाँ आया तो इतने अप्रिय प्रसंग के सिलसिले में लज्जित न करें आप। न कर सका। शोभन भी सहज हो चले थे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, इतनी रात गए, इतनी दूर से आप आए। मैं तो आतिथ्य भी चलते चलते तय हुआ था। 18 मार्च 1962 डायरी में यह तारीख पड़ी हुई है। 17 मार्च की उस निर्णायक रात्रि के बाद केवल कुछ घंटों के अंतर से ही 10 बजे के करीब वकील के तय हो जाने के बारे में फोन आया शशिकांत जी के पास। वकील तय हुआ है। माँ और बेटी के बीच दीवार खड़ी करने के लिए वकील खड़ा किया गया है। यह सोचकर मन जाने कैसा कैसा हो गया था। अंदर कहीं कुछ कचोटने लगा था। कैसा होता है वह क्षण जब माँ अपनी एकमात्र बच्ची से अलग होती है। इसके बारे में सोचना शायद सहज है, भोगना बहुत मुश्किल। तूरू बहुत खुश थी। नई जगह पाकर वह किलक किलक उठती थी। बार बार हाथ छुड़ाकर भाग जाती थी। उसका इस तरह खुश होना मन को और अधिक बींध रहा था। मन पत्थर से भी अधिक भारी हो रहा था। क्या उसके बिना जिया जा सकेगा? क्या उसके बिना मन को बांध सकूंगी? वह क्षण कैसा होगा जब तूरू को अंतिम बार सीने से चिपकाकर हमेशा के लिए अलग करना पड़ेगा। मन में हुआ कि धकेल कर मैं उस निर्मम क्षण को दूर फेंक दूं, लेकिन वह निर्मम क्षण अब मेरे वश में नहीं था। उसे दूर फेंक सकना मेरे हाथों में नहीं था। जैसे विवशता की एक लंबी रस्सी बराबर फंदे की तरह गले में कसती जा रही थी। फोन आ चुका था। उस क्षण के आने में भी ज्यादा देर नहीं थी। शशिकांत जी ने कहा था कि शायद 2-3 बजे तक वे सब शोभन के मित्र वकील और संभवत मीनल आ जाएंगे। घंटा भर लगेगा या शायद कुछ समय ज्यादा लग जाए। उसके बाद तो फिर बिना तोरू के ही लौटना होगा। ऐसी दुविधा के क्षण शायद बहुत छोटे होते हैं, तभी न चाहते हुए भी घंटे पर घंटे बीतते चले गए। जैसे बहुत ढाल वाली धरती पर अनायास ही सारे प्रयत्नों के बाद भी कोई गाड़ी लुढ़कती ही चली जाती है, उसी तरह क्षण पर क्षण बीतते ही चले गए और
अंततः लगभग 2:30 बजे शशिकांत जी ने कहा कि वे लोग आ गए हैं और बाहर गाड़ी में हैं। शशिकांत जी ने यह कहा तो यातना की रेखाएं उनके चेहरे पर भी उभर आई थी। मुझे पता था कि इस तरह तोरू के मां से अलग होने में अपना भी योगदान समझकर वे पीड़ित थे। सोचने का अब समय नहीं था। जो अंतिम क्षण मेरे भय का कारण था वहां आ गया था। 17 मार्च 1962 से 18 मार्च 1962, कुल 1.5 घंटे के अंदर मातृत्व के इतिहास की सबसे भयानक घटना किसी तूफान की तरह आई और चली गई थी। डायरी के इन पृष्ठों को देखकर विश्वास नहीं होता कि जीवन की इतनी कठिन परीक्षा कौन सा हृदय दे सकता होगा। किसी यंत्र की तरह जल्दी जल्दी नहला धुलाकर तोरू को नए कपड़े पहनाए थे। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। छोटी सी वह बच्ची यह जरूर समझ गई थी कि उसे कहीं जाना है, लेकिन कहां और किन परिस्थितियों में जाना होगा यह उसकी नन्ही समझ से बाहर था। उसकी खुशियों का क्रम टूट न जाए इसलिए बलात् मुस्कराना भी पड़ा था। अजीब खामोशी और उदासी पूरे वातावरण में छाई हुई थी। हम सब सहमे और कुंठित थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि एक दूसरे से कुछ बोले। शायद शब्द ही नहीं थे किसी के पास। शशिकांत जी ने शोभन को बाहर जाकर कह दिया था कि वे एक निश्चित जगह पहुंचे, बाकी सब वहीं आ जाएंगे। जाने के लिए टैक्सी आई तो अंतर्मन रो उठा। शंकर भाई साथ थे, शशिकांत जी, उनकी पत्नी और मैं तोरू के साथ। टैक्सी की पिछली सीट पर तोरू जापानी गुड़िया की तरह सामने की सीट के तकिए के सहारे खड़ी होकर किलकारियां भर रही थी। अचानक उसके एक वाक्य ने मेरे डूबते मन को फिर धक्का दिया। तोतली भाषा में उसने पूछा, मम्मी हम छप कहाँ जा रहे हैं? शशिकांत जी उसके बाल सहलाते हुए बोले, तोरू तुम पापा के पास जाना चाहती थी ना? तोरू और ज्यादा खुशी से उछलने लगी, लगातार दोहराने लगी, हम पापा के पास जाते हैं, हम पापा के पास जाते हैं। मुझे लगा मैं कान बंद कर लूं, पर यातना से जमी हुई बैठी रही। जहां मिलना तय हुआ था वह एक रेस्टोरेंट का छोटा खूबसूरत कमरा था। हल्की हल्की रंगीन रोशनी में बहुत धीरे धीरे संगीत गूंज रहा था। मेजों पर लोग परिवेश से बिल्कुल निस्संग बैठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। शोभन अभी आए नहीं थे। एक कोने में पहले ही रिजर्व की हुई 2 मेजों की तरफ शशिकांत जी हम लोगों को लेकर बढ़ गए। शोभन कोई 10 मिनट बाद पहुंचे। बहुत रूखे और औपचारिक नमस्कार के बाद बैठ गए। उनके साथ वाला अपरिचित आदमी उनका वकील था। बैठने के बाद एक खामोशी छा गई। तभी तोरू की आवाज आई, माँ मेरे पापा कौन है, कहाँ है? ऐसा लगा जैसे शोभन की शिराओं में एक कंपन हुआ हो। वे कुछ अस्थिर से हो उठे। बोलना चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए। मैं जड़ हुई पत्थर सी बैठी रही। शशिकांत जी ने परिस्थिति को संभाला, धीरे से बोले, ठहर जा बेटे, अभी आते हैं तेरे पापा। जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं और मैंने देखा 2 पल रुककर शोभन अपनी कुर्सी से उठे और तोरू को उन्होंने बाहों में भर लिया। तोरू इस अनायास प्यार से सहम गई। उनकी बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तभी शोभन ने कहा, मैं हूं तेरा पापा बेटे। स्वर से लगा कि वे थोड़े आर्द्र हो आए थे। तोरू ने उन्हें पापा के रूप में पहचाना तो पहले वह संकुचित हो मेरी ओर देखने लगी, फिर थोड़ी देर में सहज हो गई। मीठी आवाज में बोली, पापा तुम हो मेरे पापा। अब वे स्वयं भी अस्थिर हो उठे थे। उनसे सहज नहीं हुआ गया। शंकर भाई और शशिकांत जी ने उन्हें संकट से उबारा।
वकील की ओर झुककर बोले, आपने कागज तैयार कर लिया है? हाँ, कागज तो तैयार है, आप देख लीजिए, कहकर वकील ने कागज शशिकांत जी की ओर बढ़ा दिया। मोटे स्टाम्प पेपर पर बने टाइप किए हुए अक्षरों में क्या लिखा है यह उस समय चाहकर भी मैं देख न सकी। कागज अभी पढ़ा जा रहा था कि शोभन के नाटककार मित्र राजहंस भी आ पहुंचे। मेरा मन और अधिक कुंठा से भर उठा। शशिकांत जी ने वह कागज उन्हें भी पढ़ाया। मैं जानती हूं वह कागज वे पहले से ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ने का नाटक किया। अंत में वह कागज शशिकांत जी ने मेरे सामने रख दिया। शब्दों पर मैंने निगाह जमाई, लेकिन पढ़ा कुछ भी न जा सका। आंखें तरल हो आई थीं, शब्द तैर रहे थे और शब्दों के अर्थ जाने कहां डूब रहे थे। वैसे भी अब इन शब्दों का अर्थ मिल भी जाता तो फायदा क्या था। जब जीवन का ही अर्थ खो चुका तो इन शब्दों का अर्थ खोजना व्यर्थ। कागज ज्यों का त्यों बिना पढ़े मैंने शंकर भाई को लौटा दिया। उस दिन रेस्टोरेंट के उस रहस्यमय वातावरण में एक छोटे से जीवन की अंतिम निशानी तोरू शोभन को सौंपकर मैं कैसे घर आई थी यह नहीं पता। कागजों पर दस्तखत हुए थे। शंकर भाई, शशिकांत जी, श्रीमती शशिकांत, राजहंस, शोभन के वकील, मेरे और शोभन के सम्मिलित हस्ताक्षरों से युक्त वह कागज आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कानून की नीरस शर्तें किस तरह एक जीवित इकाई को अपने आप में लपेट लेती हैं, यह मुझको अब मालूम हो सका। कागज में सिर्फ इतना था कि इतने दिन के विवाहित जीवन में जो तोरू एकमात्र संबंध बची थी, उसे मैं उन्हें सौंपती हूँ। इस बात का हक मुझको नहीं होगा कि मैं उसे कभी भी अपनी बेटी मानूं या अपने रखूं। साल में एक बार उसे देखने की अनुमति होगी, लेकिन बिना यह बताए हुए कि मैं उसकी मां हूं। मिलने का स्थान और समय शोभन की अनुमति से तय होगा। थोड़े से भारी भारी क्षणों में सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ टूट गया। मैं समझ रही थी कि शोभन तोरू को क्यों इतना ज्यादा प्यार कर रही हैं। उन्हें पता था कि मां से उसे अलग करके रख पाना दुष्कर होगा। बच्चे को लेकर सबसे पहले वे स्वयं ही रेस्टोरेंट के बाहर आए। कार की ओर ले जाकर बोले, बेबी गाड़ी पर बैठोगी? तोरू खिल गई। तुम्हारी गाड़ी है पापा? हाँ बेटे, मेरी भी, तेरी भी। बैठोगी ना गाड़ी पर? कहते कहते उन्होंने कार का दरवाजा खोल दिया। तोरू पक्षी की तरह फुदक कर अंदर चली गई और अंदर से आवाज देती हुई बोली, तुम भी आओ ना पापा, मम्मी तुम भी आओ ना पापा। एक गहरे सन्नाटे के बाद आशंकित तोरू ने फिर पूछा, मम्मी रोती क्यों है? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब दिया भी क्या जा सकता था। एक पलायन की भावना शोभन में भर गई थी। जैसे तैसे वह कार में बैठे और ड्राइवर से बोले कि घर चलो। आगे बढ़ चली। गाड़ी से आती तोरू के रोने की आवाज मेरे कानों से कलेजे तक उतर गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। कुमुद चली गई और अपने कहे हुए की एक अनुगूंज छोड़ गई। धड़ाप से बंद हुए दरवाजे की तरफ उसका वाक्य कमरे के मन्नाटे में मेरे माथे से टकराता है। कठोर निश्चय वाली लेकिन अंदर से पिघलती कुमुद के इस छोटे एकांत कमरे में बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे सफर के लिए निकली हुई बीच में गाड़ी बदलने के लिए रात को किसी छोटे स्टेशन पर उतार दी गई हूँ और वह गाड़ी दूर अंधेरे में खो गई है। यहाँ एक यात्रा समाप्त हो गई है और जैसे दूसरी अगली यात्रा की अंधेरी आधी रात अभी बाकी है। अनिश्चय के छोटे से स्टेशन पर उतार दी गई मैं सिवा स्मृतियों के बटोरने और
उन्हें बार बार उलटकर देखने के अलावा क्या कर सकती हूँ। यथार्थ के धरातल पर पाँव रखो मेरी दोस्त, कुमुद कह गई है। लेकिन धरातल है कहाँ? कहाँ रखा जाए पाँव? जलती हुई स्मृतियों की राख के अलावा है क्या यहाँ? और कुछ सगेट कर रखने की चाह भी नहीं है अब तो। बहुत घुमावदार जीवन के लंबे बहाव का क्या यही उपसंहार है? फिर तो बड़ा निरीह होता है जीवन गाथा का उपसंहार। स्मृतियों की राख की एक छोटी सी ढेरी और बस। कुछ जलती हुई दोपहरियों की तपन और उसांसों से शुरू हुई थी यह कहानी। लू, गर्द, धूप और जलते हुए शहर के बीच नई सड़क के एक मकान के ऊपरी कमरे में कांपते हाथों मैंने लिखा था एक खत। मेरे शोभन, आज फिर वैसी ही दोपहर है और लू चल रही है। आप आते होंगे। इस दोपहर की जलन में भी वे क्षण कितनी शांति देते हैं, लेकिन वे एक टीस भी छोड़ जाते हैं। मेरा हाल जानने आप इस धूप में भी आते हैं तो आपके स्वास्थ्य का क्या होगा, यह सोचकर कांप जाती हूँ। ने कहा है कि वे हम दोनों के लिए रास्ता खोज देंगी। ईश्वर के लिए अब तक अपने आप को ऐसे न जलाइए। आपकी ही कुंतल। तब का वह पत्र विचित्र लगता है। विशेष कोई बात नहीं लिखी थी, फिर भी उस पत्र में जाने कितना कुछ भरा हुआ था। उस पत्र में संवेदनाएं थी, आशंकाएं थी। सामाजिक सूत्र ने नहीं, बल्कि अनुभूतियों के सूत्र ने हमें बांध रखा था। 1954 की बसंत पंचमी का दिन था। वे चुपचाप शाल में अपने आप को लपेटे धूप में एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने दूसरी कुर्सी पर श्रीमती आनंद के बच्चे को साथ लिए मैं अचानक वहां आकर ठिठक गई। मैंने देखा कि उन्होंने बार बार झुकती हुई आंखें उठाकर मुझे देखा। स्निग्ध आवाज में बोले, बैठिए। एक क्षण के लिए मैं कुछ निश्चय न कर पाई। श्रीमती आनंद ने कहा, अरे शोभन, मैं तो भूल गई। लो, मैं परिचय करा दूं। ये है कुंतल, और कुंतल ये हैं शोभन। मेरी आंखें जाने क्यों झुक गई थी। संकोच से कंपित मेरे हाथ जुड़ गए। शोभन ने प्रतिनमस्कार किया था। जितनी देर बैठी ऐसा लगा जैसे आसपास कोई गंध सी उठ रही है, जैसे कहीं पानी बरस गया हो और भीगी हुई मिट्टी से सुगंध आ रही हो। सुनहली धूप छेड़ जा रही थी। अधिक देर वहां बैठी रह न पाई, जैसे तैसे उठकर आ गई थी। दूसरे कमरे में कांपते हुए मन ने पुलक के साथ सुना था। श्रीमती आनंद पूछ रही थी, शोभन, तुम अब क्या सोचते हो? तुमने देख लिया न कुंतल को? तुम्हारी माँ कल मिली थी और कह रही थी कि शोभन कब घर बसा ले तो जीवन सुखी हो जाए। अब तुम निर्णय करो शोभन। फिर उनका स्वर सुन पड़ा, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे आप जैसी कर्मठ, स्वाभिमानी लड़की चाहिए। श्रीमती आनंद बात काटते हुई बोली, दुनिया में कहीं दो लोग एक जैसे हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जाने कितने अच्छे अच्छे संबोधन किए थे। उन्होंने शोभन से यह भी कहा था कि अगर वे राजी हो जाएं, तो फिर श्रीमती आनंद मेरे पिता जी से भी बात करेंगी। बात शायद आगे और बढ़ती कि तभी आनंद साहब अपने कुछ साहित्यकार मित्रों के साथ आ गए थे। बातों का सिलसिला टूट गया था, लेकिन मेरी कल्पनाओं का सिलसिला जुड़ गया था। बाद में मैंने ध्यान दिया, उस दिन शोभन भी उस साहित्य मंडली से जल्दी ही मुक्त हो गए थे। मैं B00 की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। ऊब को दूर करने के लिए आनंद साहब की पत्रिका के इस कार्यालय में काम करने लग गई थी। लेकिन उस दिन इस काम
भी मन न लगा। मन उखड़ उखड़ जाता। मन तो अगले दिन भी नहीं लगा। सुनहली धूप में चादर लपेटकर बैठी आकृति द्वारा मंद स्वर में बोले जाते स्वर कानों के पास तितलियों की तरह उड़ने लगते। सवेरे से लेकर दोपहर तक मैं क्या कुछ कर पाई, यह मैं स्वयं नहीं जानती। एक छोटी सी पांडुलिपि का संशोधन करना था। पहले पृष्ठ के पहले पैराग्राफ से आगे बढ़ते ही लगता कि पढ़ा हुआ मैं भूल गई हूं। पढ़े हुए को फिर दोहराना पड़ जाता। खिड़की की ओर से धूप का एक शरारती टुकड़ा धीरे धीरे मेरी मेज की ओर सरकता आ रहा था। 3 बज गए थे लेकिन काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया था। सहसा अंतर के तारों को जैसे किसी ने अनायास छेड़ दिया। मैं सहम गई। दरवाजे पर शोभन खड़े थे। घबराहट में मैं उठ पड़ी। किसी तरह मेरे कंठ से शब्द निकले, बहन जी उधर हैं। वे भी शायद अचकचा गए। हल्के से आंखें उठाकर उन्होंने देखा और जल्दी श्रीमती आनंद की तरफ चले गए। सामने रखी हुई पांडुलिपि और भी धुंधली हो गई। कुछ खो जाने की जैसी कचोट मन में उभर आई। उनका ऐसा जाना रुचा नहीं, बल्कि रोकती भी तो कैसे। तभी जैसे एक आश्वासन की तरह श्रीमती आनंद का छोटा बच्चा आया और बोला, मम्मी आपको बुला रही हैं दीदी। जल्दी मेज के कागज समेटे और अंदर आई। हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली नीचे मेज पर रखते शोभन ने भरपूर आंखों से मुझे देखा। थोड़ा सा अपने आप को चुराकर मैंने भी उनकी इस चोरी को पहचाना। बातचीत जारी थी लेकिन बोले जाते हुए शब्दों से अधिक जो कनखा था वह अंतर में सहेजा जा रहा था। आनंद साहब कमरे में आए। मैंने जल्दी से उठकर उन्हें कुर्सी दी और उसके बाद अंतर में सहेजी हुई उन संवेदनाओं को लेकर वहां से हट गई। बाहर लॉन में ढलती सुनहरी धूप में साक्स के नन्हे फूल रेशमी हवा में थिरक रहे थे। चाहकर भी वहां अटके बिना मैं ऑफिस के कमरे में आ गई। फिर बार बार आंखों से ओझल होते हुए शब्दों वाली पांडुलिपि लेकर बैठे बैठे कहाँ खो गई मैं नहीं जानती। चेतना जब लौटी, जब मैंने देखा श्रीमती आनंद मेरे पास खड़ी हैं। कुंतल, उन्होंने कहा और फिर अटक गईं। थोड़ी देर जैसे सोचकर बोली, कुंतल तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। तुम भी तो अपनी रुचि बताओ। शोभन साहित्यकार है, प्रतिभाशाली है, समर्थ है, योग्य है। तुम अपना मन खोलो तो आगे बात चले। मन की मधुरता के बावजूद जैसे यातना की एक घुटन घिर आई थी कहीं। अपने मन की मजबूरियां भी चमकने लगी। सच तो यह है कि उन मीठे क्षणों के बावजूद निश्चय के किसी छोर पर पहुंचना मेरे लिए आसान न था। संभवतः मन के इस अनिश्चय के कारण मुझे एक बार ऐसा भी लगा कि उन सबका मुझ में इतनी रुचि लेना ज्यादती है, लेकिन नहीं करने लायक मनस्थिति नहीं थी। वे कहती जा रही थी कि शोभन का भविष्य उज्जवल है, तुम सुखी हो सकोगी। घर पर केवल उसकी विधवा माँ है और वह इकलौता बेटा है। स्वभाव बच्चों का सा सरल है। मन में स्वप्न थे, आकांक्षाएं थी। कुछ नहीं था तो निश्चय। हो सकता है संकोच ने ही निश्चय को दबा रखा हो। सूरज डूबने को हो रहा था। शाम गहरा आई थी। संस्कार पांवों को घर की ओर खींच रहे थे, लेकिन अंतर्मन मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा था। यह थी शुरुआत एक ऐसे पौधे की जो यत्न से उगता है, लेकिन यत्न से आरक्षित भी किया जा सके ऐसा नहीं हो पाता। हर रोज विश्वविद्यालय से क्लास लेकर लौटकर वे ऑफिस आते, एक क्षण जैसे भटककर मेरी मेज की ओर आ निकलते और फिर श्रीमती आनंद की ओर जा निकलते। वहां से उनका बुलावा चाय के लिए आता।
वही चाय, वही दृष्टिपात, वही संकोच, वही मौन संभाषण। आदमी की सामाजिकता का एक पहलू शायद यह भी है कि वह पारिवारिक संलग्नता या कमिटमेंट से या तो बिल्कुल दूर भागता है और या फिर उसे ओढ़ता ही चला जाता है। और यह बात अधिक सच होती है नारी के संदर्भ में। श्रीमती आनंद की स्थिति लगभग यही रही होगी। हो सकता है कि अपने लेखक पति द्वारा सामाजिकता को बात बात पर काटकर ही जीते चलने के कारण वे यह निर्णय ले बैठी हो कि मेरे सामाजिक बंधन को सफल बनाकर वे उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगी। मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से श्रीमती आनंद अतिथि सत्कार के अपने नियमित कार्यक्रम की भी उपेक्षा कर रही थी। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें मेरी हाँ मिल गई। बड़े उत्साह से उन्होंने उस दिन आनंद साहब को मेरी स्वीकृति के बारे में सूचना दी थी। दरवाजे पर लटकते पर्दे की हल्की फाक से चुपचाप संकुचित आंखों से मैंने देखा था। आनंद साहब ने सुना तो उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए अपरिचित प्रतिक्रिया की परछाई तैरी थी। फिर तुरंत ही खिलकर उन्होंने श्रीमती आनंद को बधाई दी थी। वे बड़े विस्तार से कहती रहीं कि शादी में वे किसे किसे बुलाएंगी और क्या क्या करेंगी। तभी आनंद साहब ने उन्हें याद दिलाया था कि कुंतल के अपने माँ बाप की मर्जी भी तो जाननी होगी थी। कुंतल के माँ बाप की मर्जी? श्रीमती आनंद थोड़ी सी चिंतित हो उठी। आखिर वह काम भी निपटाने के लिए वे स्वयं आई थी मेरे घर। माँ से पूछा था, कुंतल के पापा कब आ रहे हैं? अभी तो आने में कई रोज है, माँ ने कहा था। इस पर श्रीमती आनंद ने उनका पता लेकर लिखा। फिर बहुत आत्मीयता के साथ माँ से कहा कि अगर उन्हें एतराज न हो तो वे कुंतल की शादी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगी। कुंतल की शादी के बारे में मैं वहां से उठकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे मालूम हुआ कि उस दिन भी उन्होंने माँ से शोभन के बारे में वही सब कुछ कहा था। माँ ने उन्हें कह दिया था कि ऐसे लड़के से शादी हो इसे तो वे स्वयं भी चाहेंगी, लेकिन फिर भी पक्की बात तो तभी की जा सकेगी जब कुंतल के पिताजी आ जाएं और शोभन को देख लें। श्रीमती आनंद अंदर थोड़ी सी असंतुष्ट हो गईं। उनका उत्साह कुछ टूट गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।